Hello and welcome to my YouTube channel Learn with Veer. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn part 2. We are going to learn part 2 of magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. लास्ट वीडियो में जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच फर्स्ट पार्ट, तभी थोड़ा समझ में आएगा सेकंड पार्ट में क्या चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, क्या क्या सोर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एक जो लॉ होती है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, वो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। और उसके बाद एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या फिर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, तो उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर ऑफ लेंथ एल, जो एल डिस्टेंस दूर के ऊपर ये वायर है लेंथ एल का, और एल डिस्टेंस दूर इस वायर से, इसके सेंटर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर अगर इसके अंदर करंट आई है तो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 में कि एक सर्कुलर कॉइल है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा। एक्सिस के ऊपर अगर बात करते हैं, क्योंकि जनरल जो बेसिक है वो एक्सिस पे आता है, एक्सिस पे अपन इक्वली निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह लेके, एंड अपोजिट जो फोर्सेस होती हैं या फिर अपोजिट फील्ड्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको ऐड करके अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। ये मान लेते हैं अपने पास एक रिंग है, ये है एक रिंग, वायर है इसके अंदर। मान लेते हैं यहां से इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, और यूं घूम के आके यहाँ पे वापस निकल गया। यहाँ से करंट गया, ए पॉइंट से करंट गया और बी से निकल गया। वायर इंसुलेटेड वायर होता है, ऐसा नहीं कि यहीं पे इस पॉइंट पी पे जहाँ ये जोड़ आ रहा है पॉइंट पी पर जुड़ जाएगा, यहाँ नहीं है। अगर ऐसा जुड़ता तो फिर करंट ए से यूं जाता, पी पर जाता और फिर बी की तरफ निकल जाता, ऐसे बी की तरफ। ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्या हो रहा है इसके अंदर? ये एक रिंग, यहाँ पे करंट ए से यूं गया इधर, और यूं घूमकर यहाँ से घूमा 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 और फिर यहाँ से बी से निकल गया, ए से गया और बी से निकला, तो एक रिंग बन जाती है। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट कि अगर इसके अंदर एक करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके एक्सिस के ऊपर किसी डिस्टेंस दूर एक्स पॉइंट के ऊपर, यहाँ से एक्स, और इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, ए। देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई, एंड एक पॉइंट एक्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन नीटली। देखते हैं, ये हो गया एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट हो गया एक्स। अब इस पॉइंट से ये हो गया अपना रेडियस ए। यहां पर अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, एक्स से मिलाऊं, तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता था। जिधर चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होती थी। याद है कुछ आया? और उस वजह से ये थीटा हो गया और ये थीटा। अगर ई का कॉस थीटा हम जोड़ते थे, ई कॉस थीटा, और ई का साइन थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल। क्योंकि देखो ये वाला जो क्यू है वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला क्यू नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। सेम यहाँ पर जो होगा एक और क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसका भी ये थीटा हो गया, और इसका भी, जो इसको बोल देते हैं E2, इसको बोल देते हैं E1। ये Q1 और ये Q2। Q1 Q2 बराबर है तो E1 E2 भी बराबर होंगे। तो E1 का cos थीटा इस तरफ ऐसे आएगा और E2 का cos थीटा भी इस तरफ सामने आएगा। तो सभी के cos थीटा जोड़े थे और सभी के sin थीटा, ये आ गया यहाँ पर E2 sin थीटा, और सभी के sin थीटा कैंसिल हुए थे। याद है? अब यहाँ पर चेंज होगा, वापस चलते हैं वहाँ पे।
इतना इतना हो गया। अब यहां पर आपके पास एक स्मॉल एलिमेंट आपने ले लिया IDL, जो कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताती है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या बताती है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ ये बताती है कि छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो K टाइम्स IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। एक छोटे से आइडियल एलिमेंट का, एक छोटे से आइडियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है छोटू सा dB, वो इतना होता है। तो कंप्लीट निकालने के लिए क्या करेंगे? dB 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 सारे dB को जोड़ देंगे, और इधर हम dB को जोड़ रहे हैं, उधर DL 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 जुड़ के कंप्लीट करंट IDL की वैल्यू आ जाएगी, कंप्लीट करंट की I इंटू जो भी लेंथ होगी उसकी। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको देखने वाली है कि अगर ये करंट यहां पर IDL इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं एक रिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये रहा, एक वायर पड़ा है, इस वायर का रिंग बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये रिंग है, अब ध्यान से देखो। ओहो हो, इसको इसके अंदर सेट नहीं हो रहा, हो गया? नहीं, थोड़ा सा हो गया। ये एक रिंग है, कॉइल बन गई एक्चुअली तो। अब इस रिंग के इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पे कहीं पर भी। आया समझ में? दिख रहा है? ये देखो, ये रिंग, ये रिंग, ये एक्सिस दिखा। अब जब करंट इसमें से यहां से जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अब देखो, अगर मैं करंट को यहां बोल रहा हूं कि ऊपर वाले पॉइंट से करंट वहां जा रहा है, तो आप राइट हैंड लो, राइट हैंड से अंगूठा क्या बताता? थम्स विल टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे तो ये फिंगर का जो डायरेक्शन है कर्लिंग बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर, इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता क्या है? इस वायर के हमेशा परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां देखूं, इस वायर के, ये वायर है, इस वायर के इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर इस बिल्कुल पैरेलल में यहां होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पैरेलल था वो क्या होता जाएगा? ऐसे जो परपेंडिकुलर था यहाँ, वो ऐसे करके इधर जाता जाएगा, यूं आएगा, यूं, इस तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। यानी कि इस डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? यहां से यहां, इसके परपेंडिकुलर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन बन के आएगी, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, मैं इसको अलग एंगल रंग दे देता हूं। इसका कलर मैंने दे दिया आपको येलो। इस येलो के साथ ये जो एंगल थीटा है यहाँ, इसमें ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो बी कॉस थीटा आया कुछ समझ में? कि बी कॉस थीटा कैंसिल होने वाला है इस आइडियल की वजह। अच्छा, उसमें डी क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ था, इसमें आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर की तरफ ही होगा। और इस ऊपर की तरफ वाले के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस तरफ बी साइन थीटा और एक इस तरफ बी कॉस थीटा। यहां पर मैं अगर एक और ले लूं आइडियल, तो इस आइडियल की वजह से क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नीचे की तरफ, मतलब टोटल क्या हो गया? ये एक्स डिस्टेंस है, इस तरफ हो गया टोटल बी का एक कंपोनेंट यहाँ, ये थीटा है, तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो गया? बी साइन थीटा। ये छोटे छोटे एक dB1, एक आइडियल 1 और एक आइडियल 2 का B1 और B2 मैंने जोड़ लिया, और B1 B2 बराबर है, आइडियल 1 आइडियल 2 बराबर है। इन सभी को जोड़ना है, और जोड़ने की प्रक्रिया अंग्रेजी में कहलाती है, मैथमेटिक्स के टर्म्स में, फिजिक्स के टर्म्स में, इंटीग्रेशन। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इंटीग्रेट करना है, डीएल 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 जुड़कर क्या हो जाएगा? डीएल डीएल जुड़कर ये सारा क्या बनने वाला है? 2 पाई a, और उसकी वजह से b की क्या वैल्यूज आएंगी? लेट अस सी। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इस पॉइंट का, इस आइडियल पॉइंट का, इस पॉइंट P पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट P पर जो डिस्टेंस वो क्या हो गया? r। डिस्टेंस सेंटर से O से लेकर क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया? a। तो इस, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इस ऊपर वाले ट्राइंगल की, इसका नाम कर लेते हैं अपन AOP। तो ट्राइंगल AOP की अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल हो गया AOP। तो AOP में ये तो हो गया r, ये हो गया a और ये हो गया x। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है?
इसके बाद आपको इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। जैसे अपन इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, डी बी की वैल्यू क्या होगी, बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डी बी इज इक्वल टू के, ठीक है। के के बाद क्या होता है, आई डी एल बाई आई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वो वाला साइन थीटा नहीं है, इसको आप साइन फाई बोल सकते हो। ये एंगल होगा करंट और रेडियल डिस्टेंस, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था उसके बीच में। तो यहाँ पर जो ये वाला थीटा, इसको मैं फाई बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, और ये फाई हमारा इस इक्वेशन में क्या होने वाला है, 90 डिग्री। तो साइन फाई अगर 90 हो गया तो साइन फाई 90 मतलब इसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास के आई डी एल बाई आर स्क्वायर। और डीबी टोटल नहीं जुड़ेगा, डीबी का साइन थीटा जोड़ना है, क्योंकि डीबी के कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपने को जो एक्चुअल वैल्यू होगी बी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी का साइन ऑफ थीटा। और ये थीटा वो है जो आर एक्स के साथ बना रहा है, आर इधर एक्स के साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब यहाँ पर इस साइन थीटा की वैल्यू अपन को निकालने है इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल में ये हो गया आर, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये है थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन थीटा की वैल्यू हो गई ए बाई आर, और आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू होगी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, क्या क्या वैल्यूज आ गई इंटीग्रेशन के लिए अपन करेंगे, तो के, ठीक है, के बाद क्या हो गया आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि ये की वैल्यू बच गई, यानी कि इसका आप अंडर रूट कर दो, ये हो गया आर, और इस आर का स्क्वायर कर दो। अब मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा, ये तो डीबी की वैल्यू है, अब रखना है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए डिवाइड बाई क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर के मैंने ले लिया बाहर, आई डी एल में से आई ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है यहाँ पर 2, और ये 2 से इसका अंडर रूट कट गया। तो यहाँ पर ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा एक होल चीज है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है टोटल की 1/2। मैं इसको यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 है, तो टोटल पावर कितनी होगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो गया 1.5, 3/2। और ऊपर जो डीएल, यहाँ पर ए ले लिया, और यहाँ पर जो डीएल था सिर्फ डीएल इंटीग्रेट हो जाएगा, और डीएल इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2πa, ठीक है। यहाँ पर के की वैल्यू रखते हैं μ0/4 पाई, आई की वैल्यू आई, ए का ए, यहाँ पर नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल कितना हो गया 2πa। 2π से यहाँ पर काटें तो ये हो गया 2, और ए का हो गया स्क्वायर, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होता है जी, μ0 I a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 यहाँ पर ये एक और, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। अब एक और इसमें अजम्पशन आता है कि ये आपकी रिंग है, इस रिंग के अक्रॉस यहाँ पर अगर आपका पॉइंट यहाँ ना होकर यहीं आ गया तो ये था ना डिस्टेंस x, तो अगर ये पॉइंट सेंटर पर ही आ गया तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये आ गया आपका केस 1। तो केस 1 इज व्हेन द पॉइंट इज एट द सेंटर, इन दैट केस x इज 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ इस इक्वेशन में तो ये x गायब हो गया यहाँ से। तो आंसर आ गया μ0 I a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स a स्क्वायर की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। क्या आंसर आया, μ0 I a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a क्यूब, और यहाँ स्क्वायर से एक क्यूब वाला एक पावर और हट गई। आपका आंसर आया सर्कल के सेंटर के ऊपर, सर्कुलर कॉइल के, सर्कुलर एक रिंग के सेंटर के ऊपर 2a फॉर रेडियस। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल। ये आपको हमेशा याद रखना है, 2a हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हुआ, μ0 I by 2r, where r is the radius of a circle। आया समझ में। ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन
सिंपल सा इसी के ऊपर बेस ये मैंने एक रिंग बना दिया। यहाँ पर इसकी रिंग का रेडियस क्या है, रिंग का रेडियस है जी बी, रिंग का रेडियस क्या है बी। इसके अंदर एक करंट घूम रहा है, करंट क्या घूम रहा है आई, रेडियस इसका बी है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, सेंटर सी के ऊपर क्या हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट आई, आई जो था ये डिवाइड बाय 2 टाइम्स आर, आर मतलब रेडियस और यहाँ की रेडियस क्या है बी, तो म्यू नॉट आई बाई बी, म्यू नॉट आई बाई 2b, म्यू नॉट आई बाई 2b। आगे समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक और क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन करा था उसी के ऊपर भी क्वेश्चन, लेट मी ड्रॉ, ध्यान से देखो। ये एक सर्कल हो गया, एक कॉइल हो गई, एक लूप हो गया, ये हो गया अपना एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द लूप, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस ए, और यहां से ए डिस्टेंस पर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, एक्स की वैल्यू ए पुट करनी है बस। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था पीछे कि क्या था आंसर, म्यू नॉट आई, ए स्क्वायर ऊपर था, नीचे 2 और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या थी 3/2। इसमें x की वैल्यू भी आप क्या कर दो a रख दो, तो क्या आंसर हो जाएगा आपकी इसका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक आम 2 आम, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, सीधा हो गया ये। तो म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ये हो गया 2a स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 3/2। तो 3/2 में आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा आपको इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया जी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ये जो 2 है इसकी पावर भी 3/2 आ जाएगी बाहर, तो इस 2 की पावर तो हो गई 3/2 और मल्टीप्लाई ए की पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया और ये यहाँ पर स्क्वायर से वापस एक पावर कट जाएगी, एक बच गया। 2 की पावर 3/2 क्या होता है, 2 पावर 3/2 यानी कि 2 जा 4 2 जा 8 और 8 का अंडर रूट 2√2। तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2√2 और यहाँ पर 8, अरे 2 इंटू 2 4। तो आपका फाइनल आंसर हो गया म्यू नॉट आई बाई 4√2 टाइम्स ए। वहां पर आंसर था म्यू नॉट आई बाई 2a, अगर रेडियस a है तो म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2r, याद रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, बिल्कुल आसान से याद रखें। अगर एक सर्कल है तो सर्कल के एक्सिस के, सर्कल के सेंटर के ऊपर, एक सर्कल है सर्कल के सेंटर के ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, आर फॉर रेडियस, ठीक है। ये आर उसकी क्या हो गई रेडियस और आई उसके अंदर क्या हो गया करंट, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन अगर ये एक वायर है, इसके अंदर करंट आई जा रहा है और अब आपको इसके चारों तरफ निकालना है, तो पहली बात याद करो कि अगर वायर सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होगा कि गोल होगा, मैग्नेटिक फील्ड गोल होगा। भाई ये वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा गोल, ऐसे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक सर्कल है तो उसके अंदर, सर्कल में आपने कॉइल पढ़ा होगा, आपने सोलिनॉइड का आप बाद में देखोगे अभी, तो अगर ये सोलिनॉइड जैसा ऐसा कुछ हो जाता है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आती है स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का पाई से कोई लेना देना नहीं होता, स्ट्रेट लाइन का पाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन वाला मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाई 2r। और ये इसमें सर्कुलर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से अगर ये करंट जा रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, करंट आई जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट P के ऊपर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और r फॉर रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी लूप। वहां पर क्या है रेडियस ऑफ करंट लूप, यहाँ पर करंट सीधा जा रहा है, इमेजिनरी एक लूप आएगा जिसको एम्पियर लूप भी बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ में। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, याद रह जाएगा। स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल है। और अगर
करंट गोल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड एक सीधी लाइन जाएगी बीच में, सेंटर वाली बीच में से सीधी जाएगी, बाकी तो गोल गोल होगा वो अलग है। ठीक है, जैसे अगर ये यहाँ पर एक गोल मैंने मैग्नेटिक करंट लूप बना दिया तो इसमें सेंटर में से सीधी जाएगी, यहाँ पर तो गोल गोल होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ वाली ऐसे ऐसे ऐसे। आया समझ में? ये रटने वाली बात थी। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल म्यू नॉट आई बाई 2r, नो पाई। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? ये लेंथ ऑफ वायर इसका बिल्कुल पास में यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो तो ये इसके अकॉर्डिंग आप जब एंगल सेट करोगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ोगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ोगे, तो आपके एंगल की वैल्यू क्या आएगी? 90 आएगी, है ना। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आपने वहां पर लिया था ना, साइन 4 पाई आर, और उसके बाद साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 लिया था, तो वहां से कैंसिल हो जाता है। 2 साइन थीटा 1 90, साइन थीटा 2 90, 90 90 1 1, साइन 91 साइन 91 2 हो गया। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर में से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद आया कुछ? अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2 currents carrying coils kept perpendicular to each other. दो कॉइल है। There are 2 current carrying coils carrying the same current and perpendicular to each other. What is the magnetic field at a point P, which is the center of both the coils? And coils are सेंटर वाला, सेम सेंटर है, क्या बोलते हैं इसको? कोएक्सियल ना, को पता नहीं क्या बोलते, याद नहीं आ रहा। यह है एक कॉइल, इसका सेंटर है ये, तो ये वर्टिकल है, मतलब इसका प्लेन क्या है? जेड वाई प्लेन है, जेड वाई प्लेन। और दूसरी है कॉइल ये, इनका रेडियस भी सेम है और इनका रेडियस भी सेम है और करंट भी सेम है। इसके अंदर करंट ऐसे आ रहा है और इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम। इसका नाम I1 I2 वैसे दे दिया, लेकिन I1 I2 दोनों बराबर हैं क्योंकि B1 B2 लेना है। अब देखो, अगर मैं इस I1 वाले 1 सर्कल से कैलकुलेट करूं मैग्नेटिक फील्ड, तो 1 सर्कल में करंट कैसे जा रहा है? 1 सर्कल, ये सर्कल है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है गोल, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होगा। करंट गोल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सीधा होगा। तो इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये B1। जो करंट 1 वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप 2 को चीरता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, B1। और सेम चीज जो करंट 2 का मैग्नेटिक फील्ड, करंट 2 ऐसे है, करंट 2 का लूप ऐसे है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके इस तरफ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2 इस डायरेक्शन में, B2। ठीक है, ध्यान दो, यहां बनाता हूं मैं, यहां बनाता हूं, ये आ गया आपका B1 और ये आ गया आपका B2। बोथ दिस फील्ड्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर। और अगर B1 B2 बराबर है तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी दो फोर्स या दो वेक्टर बराबर होते हैं और वो दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका जो आंसर आता है वो 45 डिग्री पर सीधा सीधा जाता है और उसका आंसर होता है F√2। तो बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है। यहाँ पर आपने B की वैल्यू अभी देखी, B की वैल्यू क्या होगी? सर्कुलर करंट में स्ट्रेट B होता है जिसमें पाई की वैल्यू नहीं होती है, पाई नहीं होता, तो क्या होगा? ये म्यू नॉट I बाई 2R, ये B1 हो गया। और सेम क्या हो गया? B2 म्यू नॉट I बाई 2R। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो B नेट क्या हो जाएगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट। B1 B2 दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर आ गया 2 टाइम्स B स्क्वायर का अंडर रूट, B बाहर और √2। यही मैं बता रहा था, B नेट आ गया ये B √2। और B की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I बाई 2R। तो B नेट आपका क्या हुआ? B नेट इज इक्वल टू √2 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 2R। और यहाँ √2 से इसको काटोगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट I बाई √2R। ये आंसर आया समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दो चीज़ यूज करनी है, ध्यान दो। अगर स्ट्रेट वायर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, नीचे की तरफ, क्रॉस इस पॉइंट पर डॉट, ये डिस्टेंस ए है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितना हो गया, फिर से बताओ, मी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसके अंदर करंट आई जा रहा है, डिवाइड बाई 2 पाई ए। ये एक रिंग है, इस रिंग में रेडियस इसका ए है, रेडियस ए है, इसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 ए। ठीक है, अब अपन इन दोनों को जोड़ते हैं। लेट अस कंबाइन एंड मेक सम क्वेश्चंस। देखते हैं, ये मेरे पास एक वायर है ऐसे। पहले मैं एक्सिस बनाता हूं, ये ए एक्सिस वाई, ए एक्सिस एक्स, ए एक्सिस, ये कौन सा हो गया, ये हो गया जेड। अब यहां पर एक वायर है आपके पास ऐसे जेड एक्सिस में, ये वायर है। लेट अस टेक इट्स डिफरेंट कूलर, ये एक चला गया। ठीक है, इसके बाद यहां से इस पॉइंट के ऊपर आप क्या करें, इसको ऐसे लेते हैं। अरे यार, ऐसे लेते हैं। क्वेश्चन था ये ऐसे, यहां यहां, फिर वायर यहां, और फिर ये वायर ऊपर। करंट यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और यहां से गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपके एक्सिस के ऊपर है, ये यहाँ पर जेड है, तो ये वायर जेड एक्सिस पे गया। उसके बाद इधर ए डिस्टेंस, इधर भी ए डिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ से चला गया वाई डिस्टेंस। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ऑल दीज वायर्स एट ओरिजिन। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो फिर से एक बार फॉर्मूला। सारे के सारे स्ट्रेट वायर हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, अगर वायर दोनों तरफ बड़ा है तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर फॉर डिस्टेंस वायर का उस पॉइंट से। और अगर एक एंड पर निकालना है, एक एंड इन्फिनिटी है, एक पॉइंट, जैसे ये वायर है, इस वायर का एक एंड तो इन्फिनिटी है, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, इस एंड के इस पॉइंट पर, तो एक एंगल अपना 0 होता है और एक एंगल 90 होता है, साइन 91 एंड साइन 0 0। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है एंड वाला, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर फॉर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, ये मैंने मान लिया इस वाले वायर को वायर नंबर 1, वायर नंबर 1, इसको बोल दे वायर नंबर 2, इसको बोल दे वायर नंबर 3 और इसको बोल दे वायर नंबर 4। तो टोटल अपने पास 4 मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। पहला मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू वायर 1, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पॉइंट है एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, ओ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर इज 0, एक का काम खत्म। हाउ, बिकॉज जिस पॉइंट के ऊपर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दैट पॉइंट मस्ट नॉट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। अगर ये वायर है, मैं बोलूँगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस करंट के द्वारा आई, तो इसकी वैल्यू होगी 0 इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसके अराउंड कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट नॉट एट द एक्सिस, नॉट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। ओके, तो B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0। अब आते हैं B2 की वैल्यू निकालने। B2 की वैल्यू, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। किधर होगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस वायर इज करंट, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो ये जो B1 आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर B1 की वैल्यू ऊपर। तो अपन लेते हैं अभी रेड कलर, यहाँ से आ गया जी B1, और B1 की वैल्यू क्या हो गई, B1 की वैल्यू, B1 नहीं B2, B1 तो 0 हो गया, और B2 की वैल्यू क्या आ गई, डिस्टेंस कितना है A, देखो सारा डिस्टेंस A है, इधर भी A इधर भी, तो डिस्टेंस इसका आ गया A, लेंथ क्या आ गई A, और डिस्टेंस भी क्या आ गया A। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, म्यू नॉट आई। अच्छा, एंगल देखो, ये एक पॉइंट से
इस वाले पॉइंट से जो एंगल है इस वाले एज के लिए ये तो हो गया इसका 0, और इस वाले पॉइंट के लिए जो आप एंगल लोगे वो एंगल हो जाएगा कितना 45 डिग्री। अयो देखो ये एक वायर है, अगर आप इस वायर का इस पॉइंट से आप एंगल निकालते हो तो ये एंगल यहाँ पे चला गया, φ1 φ2 ले तो ये φ2 और ये φ1। तो इस वायर के अंदर करंट अगर आई है तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P के ऊपर B इज इक्वल टू क्या करते हो म्यू नॉट I बाई 4 पाई, और ये डिस्टेंस R तो 4 पाई R, और यहाँ पर हो गया साइन φ1 प्लस साइन φ2। डन। दोबारा अगला वायर लेते हैं अपन ऐसे, यहाँ पर एक और क्वेश्चन, ये आपका वायर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो एक तो एंगल ये लोगे और एक एंगल ये लोगे, इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर वाले के लिए एंगल की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर वाले के लिए एंगल की वैल्यू जो भी है आ गई, मान लिया थीटा, और नीचे वाला तो एंगल इस पॉइंट से नीचे तो कोई एंगल ही नहीं, नीचे की तरफ तो एंगल है ही नहीं, ये एंगल ही नहीं है, तो इस वायर की वैल्यू इस एंगल की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा 1 बचेगा। और अपने वाले केस में वायर ऐसा है और ऐसा है, तो जब अपन इस पॉइंट से कैलकुलेट करोगे तो ये वाला एंगल 0 इसी लाइन में हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, सेम इस पॉइंट के लिए लोगे तो ये वाला एंगल 0 1, और ये वाला इसके लिए क्या हो गया 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू हो गई √2 1/√2। आया समझ में? तो B2 की वैल्यू क्या हो गई म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई, डिस्टेंस हो गया A, और अब आ गया साइन θ1 0 साइन θ2 45, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक है, और सेम वैल्यू आएगी B3 की, B3 की वैल्यू भी क्या आ गई म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A और 1/√2। इसकी वैल्यू होगी ऊपर की तरफ J, इसकी वैल्यू किधर होगी, कि करंट ऐसे जा रहा है B3 करंट ऐसे जा रहा है Z से X की तरफ, तो Z से X की तरफ जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे करके ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ ही होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ होगा ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो B1 और B2 सीधे सीधे जुड़ गए, ये भी J की तरफ है, कमाल हो गया जी। लेकिन ये दोनों के दोनों जुड़ गए तो अपन इसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो B1 प्लस B2 ऊपर की तरफ J की तरफ आ गई, दोनों का डायरेक्शन क्या है J की तरफ है, इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और ये हो गया 2 टाइम्स √2, यहाँ पर √2 हट गया, और ये हो गया J की डायरेक्शन में। आंसर क्या आया म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और ऊपर आ गया √2, J की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में J। ये सिर्फ ये वाला करंट एक 2 और करंट 3 की वैल्यू। अब करंट 4 की बात करते हैं। करंट 4 देखो कहाँ है, करंट 4 यहाँ है ऊपर की तरफ I4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा करंट ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड Z की तरफ निकल कर आएगा, Z पॉजिटिव Z, तो ये पॉजिटिव Z मतलब पॉजिटिव K, तो यहाँ से K की डायरेक्शन निकल कर आएगा, और ये एक पॉइंट वाला है, एक एज वाला, एक एज इन्फिनिटी की तरफ, एक एज के साइड में, तो एक एज वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर B4 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और इसका आंसर आ गया K की डायरेक्शन में। अब आपके पास B नेट निकालना है, B नेट जो होगा वो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। B1 की वैल्यू 0, B2 B3 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई और A, और ये 1√2 इंटू √2, ये J की डायरेक्शन में, प्लस B4 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A, सिर्फ इतना ही, ये K की डायरेक्शन में। ठीक है, J और K आप कॉमन ले सकते हो, √2 कॉमन, √2 J और K कह रहा हूँ, म्यू नॉट I बाई 4 पाई कॉमन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका नेट B का, B इज इक्वल टू, अगर वेक्टर की बात करें म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और ये हो गया जी √2 J प्लस K, ये फाइनल आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में। और अगर आपको इनका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना है तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 2 प्लस 1 3, और 3 का √3, तो आपका आंसर हो जाएगा B का मैग्नीट्यूड √3 और म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तुम्हारी को, क्या बोलती, आया कि नहीं आया?
एक और लेते हैं छोटू सा क्वेश्चन, घबराना नहीं, घबराने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 XYZ ले लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका वायर गया यहाँ से x के डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, ये x ये y z के डायरेक्शन में गए। इसके बाद यहाँ से ये हो गया y और x प्लेन में आधा सेमी सर्कल, यहाँ से करंट गया यूं और यहाँ से करंट चला गया जी x डायरेक्शन में, यहाँ z, यहाँ x और यहाँ y। अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर के ऊपर बताओ। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें 3 वायर हो गए, 3 अलग अलग मान ले। ये हो गया, इसका नाम अपन ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं 1। ये तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है, ओ दिख तो रहा है, ये ले लेते हैं। इसका नाम हो गया 1, इस सर्कल का नाम हो गया सेमी सर्कल का 2 और इसका नाम हो गया 3। ठीक है। अब अगर मैं इस 1 से कैलकुलेट करूं तो बताओ 1 के एज पर है या नहीं है। ये वायर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है 0, अगर मैं ये वायर लूं तो। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P पर 0, इस पॉइंट P पर आएगी। तो ये जो P है ये इस वायर के, वायर नंबर 1 के, ये Z लिखा हुआ है, वायर नंबर 1 के साइड में है। ठीक है। और डिस्टेंस इसका रेडियस मैंने मान लिया क्या है, रेडियस A ही ले लेते हैं। तो वायर नंबर 1 की वजह से H के ऊपर अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड B1। B1 की वैल्यू क्या हो गई, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A। डन। अब निकालते हैं B2 की वैल्यू। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I डिवाइड बाई, पाई नहीं आता इसमें, 2 पाई नहीं, पाई नहीं आता, 2R, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 2R का भी क्या कर दो 1/2। तो ये हो गया 1/4R, है ना, म्यू नॉट I बाई 4R, आधा हो गया। और उसके बाद आता है 3 B3। B3 की वैल्यू बताओ कुछ होगी या नहीं होगी। ध्यान से देखो, B3 ऐसे जा रहा है, B3 के एक्सिस के ऊपर ही है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट जो निकालना है, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। अब आपको डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो देखो 1 ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा नीचे की तरफ। तो जो B1 है वो किधर है, -J की तरफ, J ऊपर होता है -J। तो B1 की वैल्यू है यहाँ पर -J। ठीक है, B1 की वैल्यू -J। और इसकी अगर बात करें, इसकी सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, यूं आकर यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, उधर K की तरफ होगी, K Z वाले में -K की तरफ, अपोजिट। इसका मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगा K की तरफ, -K है, K तो इस तरफ होता है, K तो इधर है, तो ये K हो गया, इसकी वैल्यू हो गई -K। तो आपको नेट करना है तो नेट आप जोड़ लो। B की वैल्यू क्या हो गई, B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाहर आ गया, 4 आ गया, और A था ना रेडियस A, 4 में से A भी आ गया। यहाँ पर क्या बचा भाई, -1/पाई, -1/पाई J और माइनस म्यू नॉट I 4A, म्यू नॉट I 4A सब बाहर आ गया 1, यानी कि K। ये आंसर आ गया। ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट करना हो तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो कि क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1/पाई। अरे बाप रे, बहुत गंदा हो जाएगा यार, तो सुगला सा। 1/पाई का स्क्वायर 1/पाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो B का जो मैग्नीट्यूड निकाल के लाओगे वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 नहीं 4A 1/पाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रही तुम्हारी को, नहीं आ रही, क्या लगता जी तुम्हें। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, लेट अस डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखते हैं पुराने आए हुए क्वेश्चन है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान। ओहो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, ए थिन
ए थिन बहुत ज़्यादा थिन हो गया। ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, रिंग है रेडियस आर मीटर, has charge q coulomb uniformly spread over it. The ring rotates about its axis with constant frequency f. The value of magnetic field induction at the center. Magnetic field B की वैल्यू बतानी है सेंटर के ऊपर। अरे रे रे रे, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं था। क्या करें अभी, क्या करें क्या करें क्या करें? देखो मैं बताता हूँ, छोटा कर लेते हैं इसको। देखो आपने क्या पढ़ा था, ये थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो करंट होता है, करंट हमेशा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर ये वायर रखा है, इस वायर के ऊपर चार्ज सुट्टम सुट जा रहा है, जुर जा रहा है, तो पर सेकंड कितना चार्ज जा रहा है, दैट इज करंट। लेकिन अगर मैंने एक रिंग ले लिया जो इस क्वेश्चन में बताया गया है, और वो कंडक्टर का रिंग है और उसमें करंट चल रहा है जुर, तो भी अपने पास, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं जुर, तो भी अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन चार्ज तो रुका हुआ है, रिंग खुद ही घूम रहा है, तो भी तो करंट कहलाएगा वो। नहीं समझे भाई? अगर रिंग खुद घूम रहा है, सुर घूम रहा है, तो चार्ज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू इधर था, जब रिंग घूमने लगा तो प्लस क्यू यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आ गया, प्लस क्यू तो घूमेगा। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ चार्ज इज द मूवमेंट ऑफ करंट। अरे पता था, ये तो नया क्या था, बस देखने का नजरिया अलग था। फर्क ये है कि यहाँ पर आपका चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव क्यू कूलम, और करंट भी क्या डायरेक्शन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि ये एक रिंग है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये रिंग ऐसे घूम रहा है, ऐसे जुब, तो इसका मतलब है इसमें करंट घूम रहा है, ठीक है। अब करंट की वैल्यू निकालते हैं। करंट की वैल्यू आई क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम निकलेगा कैसे? आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम की वैल्यू आ गई 1/f। तो यहां से आप करंट की वैल्यू क्या निकाल लोगे, Q डिवाइड बाई Q, मतलब छोटा वाला Q है ना, ये छोटा वाला Q डिवाइड बाई T, और T की वैल्यू क्या होगी 1/f। तो आपके पास करंट की वैल्यू QF आ गई। बस यही चेंज होगा। एक रिंग है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपने अभी पढ़ा था, R आता है, पाई नहीं आता रिंग में, बार बार रटा रहा हूं मैं। स्ट्रेट वायर के अराउंड पाई आएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R, पाई नहीं आएगा, और I की वैल्यू आ गई QF। तो आपका आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट QF बाई 2R। ऑप्शन नंबर म्यू नॉट F बाई 2R, म्यू नॉट F बाई 2 पाई R, म्यू नॉट F आंसर क्या आ गया जी, A। किसकी बात हो रही है, फिर से देखो, रिंग की बात हो रही है, रिंग, और रिंग के सेंटर में पाई नहीं आया। हो सकता है आपको ये वाला आंसर भी सही लगे कहीं कहीं, मतलब लगने के तौर पर, गैस के तौर पर। गैस नक्को करना, गैस नक्को जी, गैस गलत हो जाता जी, गैस नक्को। अगला क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस R आर लाइंग concentrically with their planes at right angle to each other. करंट फ्लोइंग एक में I और एक में 2I है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवाया, शायद यहीं से मेरे को आइडिया आया होगा। उसमें मैंने क्या बताया था, कंसेंट्रिक है, दो रिंग, एक रिंग ऐसे है और एक रिंग ऐसे है। इस वाली रिंग का जो वर्टिकल रिंग है उसका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आ गया, B1, इसका नाम 1 दे दिया, और इसका नाम मैंने 2 दे दिया रिंग का। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल की वजह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ गया B2। और इन दोनों का वेक्टर कहाँ आ जाएगा, B1 B2 का, यहाँ पर देखो, ये B1 और ये B2 यहाँ आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? बस यही है, हो गया आंसर। क्या वैल्यू आ गई जी, B नेट इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 की वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर नहीं, 2 पाई आर नहीं 2R, म्यू नॉट I बाई 2R।
ये एक का हो गया स्क्वायर, प्लस दूसरे में है म्यू नॉट, इसका भी स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट आई की जगह 2i है, ये 2i, एक में i करंट है एक में 2i करंट है, डिवाइडेड बाई ये भी क्या हो गया 2r, और ये इसका स्क्वायर। तो इनमें से क्या क्या चीज़ें बाहर ले सकते हो आप, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, यहाँ से तो आ गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसका अंडर रूट। तो आपका आंसर आने वाला है म्यू नॉट आई बाई 2r अंडर रूट 5। देखो अंडर रूट 5 किस में, म्यू नॉट, इसका भी आंसर ए, म्यू नॉट आई 2r अंडर 5। ठीक है, आया समझ में, बराबर थे। तो यहाँ से एक और ट्रिक समझ में आई, क्या समझ में आई कि जो आई की वैल्यूज होंगी, अगर रेडियस बराबर है, अगर रेडियस बराबर है, मीडियम सेम है, तो सिर्फ करंट के स्क्वायर्स का अंडर रूट लेकर आपको आना है। एक आई है एक 2i है, तो एक का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5। अगर दोनों में सेम है तो अंडर रूट 2। अगर दोनों में मान लो इसमें 3 है इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 18, 18 का 3 रूट 2। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें निकाल सकते हो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर with 1 over other such that O is the common point for the two. I1 and I2 currents respectively. Point P is lying a distance d from them. अपन ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P उनके ऊपर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ये एक वायर है, मान लेते हैं x में जा रहा है, तो इसका करंट किधर जा रहा है x में। ये एक और वायर है, ये किधर जा रहा है, ये z में जा रहा है, माइनस z की तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है। और एक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ d डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है, ये करंट है I1 और ये करंट है I2। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बताना है d के ऊपर कितना होगा। I1 की तरफ एक बार देखो, I1 अगर ऐसे जा रहा है तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, I1 x की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, ऊपर किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, यानी कि इधर हो गया। ये आ गया करंट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये आ गया इधर, ये वैल्यू है B1, किस डायरेक्शन में चला गया, I1 की वजह से B1 किधर गया, Z की डायरेक्शन में। और I2 की वजह से, I2 इधर जा रहा है, I2 की वजह से ये आएगा X की डायरेक्शन में, B2। ठीक है, इतना ही है। और दोनों परपेंडिकुलर, अगर मैं ऊपर से देखूं, ऐसे ऊपर से मैं देखूं, ऊपर से मैं देखूं, तो क्या आंसर हो जाएगा अपने पास, बी नेट की वैल्यू, बी नेट इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट, सेम वही वाली बात हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या लिया, अब ये वायर था, वायर के अराउंड पाई आता है, वायर के अराउंड पाई आता है, तो आंसर हो गया B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिस्टेंस d, और दूसरे वाले क्या हो जाएगा, म्यू 2 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और इन सबका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो आपके पास आंसर क्या आया, म्यू नॉट कॉमन बाहर, 2 पाई d कॉमन, क्या बचा यहाँ पर, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 2 पाई d I1 स्क्वायर प्लस I2d। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। कहाँ इसका आंसर 2014 में, ये देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई d, ये I1 बाई I2 नहीं है, I1 प्लस I2 नहीं है, I1 प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2 ये है, और ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। देखो ये वाले दोनों ऑप्शन तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, सी एंड डी। तो अंडर रूट लगेगा क्योंकि अपन वेक्टर वन सम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, म्यू नॉट बाई 2 पाई d I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर या उसका अंडर रूट। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 ton। ये एक लॉन्ग वायर है, इसको ऐसे करके गोल कर दिया। अब इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर लेते हैं, इससे अच्छा ये वाला लेते हैं। अरे
ये एक रिंग हो गया इसके सेंटर के ऊपर। द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप इज बी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई बाई 2r। पाई नहीं आएगा सर्कल में। भाइयों बहनों, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो सेंटर के ऊपर म्यू नॉट आई बाई 2r आएगा। समझ रहे हो? अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है, ये इसके अंदर करंट ऐसे करके यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर इसको n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि इस सेम लेंथ को क्या कर दिया, गोल गोल घुमा के कन्वर्ट कर दिया n टर्न्स में। इसको सीधा करके इसको गोल कर दिया, फिर इस वायर को 1 2 3 4 5 6 कुछ n टर्न्स बना दी। अब बताओ, जब इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा था तो कितने करंट जा रहे थे, एक करंट जा रहा था, यानी कि एक बार कोई भी चार्ज है वो एक बार घूम रहा था। कोई भी चार्ज कितना चक्कर मार रहा था, एक। अब कोई भी एक चार्ज कितने चक्कर मारेगा, n, 1 2 3 4 5 6 7 जितने होंगे उतने n। तो यानी कि पहली चीज आपको क्या दिख रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। जितने ज्यादा n उतना ज्यादा, यानी कि अगर आप 2 चक्कर लगाओगे तो 2 बार करंट हो गया, 2 बार चार्ज मूवमेंट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जब आपने इसको छोटा किया तो इसकी रेडियस भी क्या हो गई, n टाइम्स रिड्यूस हो गई। इसकी रेडियस क्या हो गई, n टाइम्स रिड्यूस होगी। तो इसका जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स म्यू नॉट आई, आई तो सेम रहेगा, n टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2, और जो रेडियस थी वो क्या हो गई, r बाई n हो गई, r बाई n हो गई, छोटे वाले का b डैश का। ठीक है, तो यहां से जो r है नीचे से ऊपर ले जाए इसको, तो आपका b डैश की वैल्यू क्या हो गई, n स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2r, और ये b की वैल्यू, तो जो न्यू b आया आपका b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर b। ये रिलेशन पूछ रखा है कि n टाइम्स, अगर एक वायर को n टाइम्स चेंज कर दिया जाए, ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, 1 टर्न के सर्कुलर लूप में करा, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे b, देन इट इज बेंट इनटू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स, द मैग्नेटिक फील्ड नाउ एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल ऑफ द सेम वायर ऑफ सेम लेंथ ऑफ सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर b हो जाएगा। लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन। ये इसी की तरह सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी द स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस सेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, अगर ये चीज नहीं है तो आपका क्वेश्चन लुढ़क जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, जनरली अपन क्या मानते हैं कि अगर ये कंडक्टर, इसके अंदर करंट चल रहा है तो करंट इज ओनली मूविंग ऑन द सरफेस, सेंटर पे या बीच में कहीं करंट नहीं है, बिकॉज चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड सब एकदम बाहर की तरफ जाके चलते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट चल रहा है तो हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंस ए डैश एंड टू ए डैश रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, वायर के एक्सिस पर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह है, एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, नहीं होता है, I will tell you the answer of this question in the next video. So it was, and it is the n, and it is n of part 2, and हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, एंड कीप वॉचिंग। अपन ऐसे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहेंगे और अलग अलग क्वेश्चन जेईई मेंस के, नीट के, इवन एडवांस तक के करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और स्ट्रेस लेने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हैव ए ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।